नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर मैथ विषय के अध्यायवान करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक का भाग 3 समझने की कोशिश करेंगे। इस भाग 3 में आज हम लोग परिमेयीकरण के सवाल हल करना सीखेंगे। परिमेयीकरण क्या होते हैं, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस परिमेयीकरण में सबसे पहले द्विपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण देखेंगे और इन्हें समझेंगे। द्विपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण क्या है? ऐसी करणी जिनके घातांक 2 हो, ऐसी करणी जिनका घातांक 2 हो उन्हें द्विघात करणी कहते हैं। जैसे √7, √5, √3, √13 सो ऑन। ये करणी है और इन करणियों का जो ये घातांक है, यानी यहां पर जो संख्या लिखी गई है वह 2 है। हमने आपको बताया था जिन करणियों के मध्य में कोई संख्या ना लिखी गई हो वहां पर हम 2 मानते हैं, तो यहाँ पर 2 मानेंगे। तो इस तरह से इन करणियों का जो घातांक है द्विघात का है, यानी ये द्विघात करणी है। ठीक है, अब द्विपद द्विघात करणी क्या होती है? ऐसी द्विघात करणी जिनमें कम से कम 2 पद हों वे द्विघात द्विपद करणी कहलाती हैं। जैसे √3 प्लस √5, √5 माइनस √2 या √3 प्लस 2 इत्यादि। ये सारी करणियां हमारी द्विघात द्विपद करणी कहलाती हैं, जिसमें कम से कम 2 पद हमारे हों, वे पद जुड़े हों या फिर घटे हों, ये करणी द्विपद द्विघात की कहलाएंगे। बात समझ आई? अब बात आती है द्विपद द्विघात करणी का संयुग्मी क्या है। द्विपद द्विघात करणी का संयुग्मी वह करणी होती है जिसके मान तो वही रहते हैं किंतु उनके अंदर के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। मान वही रहेंगे और अंदर का चिन्ह जो है बदला हुआ होगा। अर्थात अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखा जाएगा। जैसे √5 प्लस √3, अगर ये करणी है तो इस करणी का संयुग्मी करणी जो होगी, संयुग्मी करणी होगी वह √5 माइनस √3 होगी। बात समझ आए? इसी तरीके से अगर √3 माइनस 2 है तो हमारी जो संयुग्मी करणी होगी √3 प्लस 2 होगी। ठीक है, उनके मान वही हों किंतु चिन्ह बदला हो, उन्हीं को हम लोग संयुग्मी करणी कहते हैं। जैसे √3 प्लस √2, तो ये मान हो जाएगा √3 माइनस √2। ये आपस में क्या है? संयुग्मी करणी कहलाती हैं। अर्थात इनको अगर हम लोग एक सांकेतिक भाषा में लिखें, यदि कोई करणी a प्लस √b है तो हम उसे लिख सकते हैं √a माइनस √b। ये आपस में संयुग्मी करणी कहलाएंगी। ठीक है, या इसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, ठीक है, और माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a प्लस √b।
ठीक है, तो चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, बात एक ही पड़ती है, वो वे दोनों एक दूसरे की संयुग्मी कहलाते हैं। यदि इनको दोनों को एक साथ काट दें तो हम इसे इस तरीके लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये इसकी जो संयुग्मी करनी होगी वह बनेगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी की। बात समझ आए? यदि प्लस रहेगा तो माइनस संयुग्मी करनी में, यदि माइनस रहेगा तो प्लस संयुग्मी करनी में। ठीक है, एक दूसरे की यह क्या होगी? संयुग्मी करनी कहलाए। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि द्विघात करनी किसे कहते हैं। ऐसी करनी जिसके घात 2 हो उन्हें हम द्विघात करनी कहते हैं। द्विपद द्विघात करनी किसे कहते हैं? ऐसी द्विघात करनी जिनमें कम से कम 2 पद जुड़े हों या घटे हों, वे हमारे द्विपद द्विघात करनी कहलाती हैं। तीसरी बात आती है द्विपद द्विघात करनी का संयुग्मी। वह संयुग्मी होता क्या है कि उनके जो मान हैं वह तो बराबर होंगे, किंतु चिन्ह जो है वो बदला होगा। यदि मान बराबर है और चिन्ह बदल गया है तो ये करनी आपस में संयुग्मी करनी कहलाती है। ठीक है, ये 3 बातें हमको अच्छे तरह से समझ लेना है, तो आसानी से हम लोग परिमेयीकरण सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग परिमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं और भली भांति उसे समझते हैं। तो एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं कि परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। ठीक, कि हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा 3/√2 धन √3 के हर का परिमेयीकरण करना है। चलें हम लोग इसे परिमेयीकरण करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये परिमेयीकरण किया जाएगा। आपका प्रश्न है 3/√2 प्लस √3। यह है आपका प्रश्न है। अब इसको हल करने के लिए यानी इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम हर में जो मान दिया गया है, जो करणी दी गई है, उस करणी को उसके चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। बात समझा? तो हम इसको इसी प्रकार करें तो हमारे पास है 3/√2 प्लस √3। इसी चीज को पहले लिखा। अब हम करेंगे क्या? ये जो हमारा हर है इसको हम वही लिखेंगे किंतु इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी इसके संयुग्मी से, इस करणी के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? अर्थात √2 माइनस √3 का अंश और हर में गुणा कर दिया। ये परिमेयीकरण करने का तरीका है। हम इसी तरीके से परिमेयीकरण करते हैं। अब आप इन्हें गुणा करें। देखिए 3 का गुणा जब इनके साथ होगा तो मिलेगा 3 कोष्टक के अंदर √2 माइनस √3 पूरे बटे। अब यहां देखिए यहां पर √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 वही हैं, करणियां वही हैं और इनके सिर्फ चिन्ह बदले हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो हम आप लोगों को ये बताया था कि दो पदों के वर्गों का अंतर वह होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी दूसरे कोष्टक में। यह चीज हम आपको गुणनखंड में बताए हैं। अब आप देखिए कि यदि a प्लस बी एक कोष्टक में हो, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में हो, अर्थात पद हमारे समान हैं और केवल चिन्ह बदला है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले पद का स्क्वायर ऋण दूसरे पद का स्क्वायर करते हैं। अर्थात
ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर लिखते हैं। बात समझ आई? तो वही काम यहां पर है, ए स्क्वायर की जगह √2, बी स्क्वायर की जगह √3, सिर्फ प्लस और माइनस बदले हुए हैं, मान वही हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बात समझ आई? अब इन्हें हल करें। देखिए ये मिलेगा 3 √2 माइनस √3 पूरे बटे √2 का वर्ग करेंगे तो 2। आपको बताया है कि √2 का मतलब होता है 2 पर घाते 1/2 और इस पर आपका घात 2 चढ़ा हुआ है, तो हम इस पूरे पर घात 2 चढ़ा देंगे और इसे हल करेंगे तो 2 पर घाते 1/2 गुणते 2 हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2 पर घाते 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पर घाते 1 का मतलब 2। ठीक है, अर्थात यहाँ पर चाहे देखते हैं घात का भी घात हो तो उसका गुणा हो जाता है। वही क्रिया यहाँ पर है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 2 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 3। आप समझ जाइए कि यदि किसी संख्या का वर्ग हो, आप समझ जाइए कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल हो और उसका वर्ग करना है तो जो वर्ग मूल के अंदर संख्या है वही संख्या प्राप्त होती है। तो यही काम यहाँ पर किया गया है। अब इन्हें हल करेंगे। देखिए ये मिल जाएगा 3 √2 माइनस √3 कोष्टक बंद। अब 2 में से -3 निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा -1 और यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -3 √2 माइनस √3 बटे 1 और 1 का भाग दे देंगे तो 1 ही मिलेगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का परिमेयीकरण आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आई? ठीक, चले और एक प्रश्न लेते हैं, आपको सिखाते हैं कि और भी सवाल के परिमेयीकरण किस प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है √5 धन √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √15 हो तो a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने परिमेयीकरण सीखा है उसी प्रकार से इसे हल करेंगे। a प्लस बी √15 का तुलना कर लेंगे। ठीक है, चलें इसे हल करते हैं। हमारे पास है √5 धन √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √15। इसको ऐसे लिखते चले आए, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बायां पक्ष है इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे। बाएं पक्ष के हर का परिमेयीकरण हम करेंगे तो हमें मिलेगा √5 प्लस √3 पूरे बटे √5 माइनस √3 का अब हम लोग परिमेयीकरण जब करेंगे तो इसके अंश और हर में हर का चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। हर का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात √5 धन √3 का अंश और हर के साथ गुणा हो जाएगा। बात समझ में आई? यही आपका परिमेयीकरण है। अब इसी को गुणा कर लीजिए। आप सिर्फ ध्यान देना होता है कि जो हमारा हर है उसके चिन्ह को हम बदल करके अंश और हर में गुणा करेंगे। ये इतना ध्यान दीजिएगा। यही अगर हम करते हैं तो यही क्रिया हमारी परिमेयीकरण कहलाती है। ठीक, चलो गुणा करते हैं। देखिए √5 धन √3 दोनों पद वही हैं, तो जब दोनों पद वही हैं तो हम आपको बताए हैं कि x इंटू x बराबर x² लिखा जाता है। तो ये दोनों पद वही हैं तो हम लिख सकते हैं √5 धन √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने अभी बताया कि यदि दोनों पद एक ही जैसे समझ में आते हों और उनके बीच में चिन्ह
प्लस माइनस हो तो हम पहले पद का स्क्वायर एंड दूसरे पद का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसे आगे हल करें। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम जानते हैं a स्क्वायर यानी √5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा √5 का स्क्वायर धन √3 का स्क्वायर b स्क्वायर धन 2ab 2√a इंटू √b पूरे बटे। यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 ऋण √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। इसे आगे तोड़िए। 5 का स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा धन ये 2 √ दोनों में है एक साथ इन्हें कर लीजिए तो 5 तिहाई मिल जाएगा 15। बात समझ आई। पूरे बटे 5 में से 3 जब निकालेंगे तो मिल जाएगा क्या 2। ये आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो संख्या है हम इसे बराबर करके ज्यों का त्यों ऐसे लिखते चले आएंगे। ठीक है। यहां पर भी लिख जाएगा a प्लस बी √15 और यहां पर भी लिख जाएगा a प्लस बी √15। ठीक है। ये भी हो जाएगा a प्लस बी √15। बात समझ आई ना। अब हमारे पास आया, अब इनको जोड़ घटा लेंगे तो मिलेगा 5 3 8 8 धन 2 √15 बटे 2 बराबर a धन b √15। यहां से देखिए 2 और 2 इस 8 में भी 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 कॉमन के साथ यहां पर मिलेगा 4 प्लस √15 पूरे बटे 2 बराबर a प्लस बी √15। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहां से मिलेगा 4 प्लस √15 बराबर a प्लस बी √15। ठीक है ना। अब हम इन दोनों बाएं और दाएं पक्षों को तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा, यहां पर a अचर राशि है, यहां पर एक कोई राशि है और a का मान जो है 4 है, क्योंकि a प्लस √15 और a प्लस बी √15 इक्वल है तो इनके अलग अलग पद हम बराबर कर लेंगे। a बराबर मिलेगा 4 तथा b √15 बराबर मिलेगा √15। ठीक। तो यहां से देखिए a बराबर 4 तथा यहां से आप देखिए √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, यह √15 गुणा में इधर आए भाग में तो कट जाएगा ऊपर नीचे और बचेगा कितना 1, अर्थात b बराबर बनेगा 1। तो इस प्रकार से हमें a बराबर 4 और b बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। अतः a बराबर 4 तथा b बराबर 1 प्राप्त होता है। यही ए बी के मान हैं और यही आपके आंसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें सवाल दिए हों किसी संख्या का परिमेयीकरण दिए के रूप के और उनके मान में तुलना करना हो तो हम लोग पहले संख्या को परिमेयीकरण करके उसको ज्यों का त्यों ऐसे उतारते चले आएंगे और लास्ट में इसकी तुलना कर देंगे। ठीक। तो हमको a और b का मान प्राप्त हो जाएगा। समझ आई बात। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको दी हुई संख्याओं का पहले परिमेयीकरण आना चाहिए। परिमेयीकरण आने के लिए हमने बताया हर के जो मान हो उन मान को प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में करके उसे अंश और हर में गुणा कर दीजिए। फिर आप अपने फार्मूले यूज कर लीजिए, लगा लीजिए। देखिए किस प्रकार से ये बता रहे हैं, जैसे ये दिख रहे हो उसी प्रकार के फार्मूले यूज करके हम उसको सिंपली कर लेंगे, अर्थात उसका सरलीकरण कर लेंगे। सरल करने के बाद अगर
बाएं में जो आया दाहिने में कुछ मान दिया है तो उसकी तुलना करके उन मानों को निकाल लेंगे। यदि मान नहीं दिया है तो हम उस वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं और उसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलें अब हम आगे त्रिपदी व्यंजकों का परिमेयीकरण देखते हैं। अब हम लोग त्रिपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण देखेंगे। त्रिपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण करने से पहले हम लोग ये जान लें कि त्रिपद द्विघात करणी है क्या। ऐसी करणी जिसका घातांक 2 हो और वह पदों से मिलकर बनी, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। ये क्या है? द्विघात त्रिपद करणी है। इसमें 3 पद हैं, अंडर रूट ए, अंडर रूट बी और अंडर रूट सी, और इन रूट का मान जो है वह 2 है, तो इन्हें कहेंगे द्विघात त्रिपद करणी। ठीक है, इनका परिमेयीकरण हम सीखेंगे। इनके परिमेयीकरण करने के लिए हम लोगों को यह करना होता है कि पहले इन्हें द्विघात द्विपद के रूप में बना करके सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए मान को उसमें सरल करते हैं। जैसे इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए धन अंडर रूट बी एक कोष्ठक में और धन अंडर रूट सी, इस रूप में बना ले। फिर इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सरलीकरण करने के बाद जो हमको मान प्राप्त होता है उसको आगे अंडर रूट 3 के साथ भी सरल कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से त्रिपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण किया जाता है। इसमें भी परिमेयीकरण में जैसे हमने आपको बताया अंश और हर, तो हरों का ही परिमेयीकरण किया जाता है। चले हम इनमें कुछ सवाल लेते हैं इस टाइप के या त्रिपद द्विघात करणी के रूप में, और आपको इनके परिमेयीकरण करके दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किस प्रकार से इन्हें कर पाएंगे। ठीक, के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, यह आपका प्रश्न है। 5 अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 5 के हर का परिमेयीकरण हमें करना है। तो इन्हें हल करें। यह हमारा प्रश्न है 5 अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ध्यान देना है, जैसे द्विपद द्विघात के रूप में हम करणी का परिमेयीकरण किए हैं, ठीक उसी तरह हम इसे करेंगे, किंतु इसमें जो 3 पद हैं पहले 2 पद को एक साथ कर लेंगे, दूसरे पद को उसके प्लस माइनस में संयुग्मी के रूप में लिख लेंगे। तो इसका जब हम सरलीकरण करें या परिमेयीकरण करें तो मिलेगा हमारा 5 अंडर रूट 6 ऊपर है, हर का संयुग्मी निकाल लीजिए, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को हम एक साथ कर लेते हैं, तो इसकी संयुग्मी करणी मिलेगी हमें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 5, यही आपकी संयुग्मी है। फिर इसके अंश और हर में गुणा कर लिया। ठीक, ये आपका संयुग्मी करणी से परिमेयीकरण हमने किया। अब परिमेयीकरण तो हुआ, किंतु इसे सरल करना है। आप इसे सरलीकरण कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, 5 अंडर रूट 6 का अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 में के साथ गुणा कर लेंगे। करिए आप गुणा, इसका हम गुणा करते हैं। अब देखिए 5 हम इसको अभी बाहर ही रहने देते हैं, तो इस तरीके से हमें मिलेगा 5
√6 √2 प्लस √3 माइनस √5 पूरे के बटे ये मिलेगा √2 प्लस √3 प्लस √5 एक कोष्टक में, और दूसरे में हमें मिल रहा है √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, तो अब इसको और आगे सरल करिए। देखिए, अब हम लोग इसका अंदर गुणा कर देते हैं, 5 को बाहर रहने दीजिए और इसके साथ √6 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा √12 धन √3 के साथ 6 का गुणा करेंगे तो √18 कोष्टक 1, फिर माइनस √30। ठीक, पूरे बटे। अब ये देखिए, ये पद हमारा वही है, केवल चिन्ह बदला हुआ है, तो पहले पद का स्क्वायर ऋण दूसरे पद का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें मिलेगा यहां से, ऊपर वाले को वही रहने दीजिए, √12 धन √18 माइनस √30 पूरे बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर धन 2ab यानी 2 √2 इंटू √3 फिर माइनस √5 का स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा 5। ठीक है, फिर आगे इसे बढ़ाइए, मिलेगा 5 √12 धन √18 माइनस √30 पूरे बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 धन 2 √2 और √6 मिलकर के √2 गुणते √3 मिलकर के मिल जाएंगे √6 माइनस 5। अब देखिए आगे बढ़ाएं, 3 2 5 हो जाता है और यह 5 इस -5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 5 √12 धन √18 माइनस √30 पूरे बटे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमको बचा यहाँ पे 2 √6। अब हम देख रहे हैं कि इस करणी को हमने परिमेयीकरण किया और सरल करते हुए मिला 5 √12 धन √18 माइनस √30 बटे 2 √6। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि हर में किसी भी प्रकार का √ न प्राप्त हो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारे पास हर में √6 आया है, तो हम इस हर को पुनः परिमेयीकरण करेंगे। इस पूरे बहुपद को या इस पूरे भिन्न को जो भी समझ लीजिए, इसमें जो हर है उस हर का जो संख्या है √ में उसका पुनः परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तब जाकर के पूरी की पूरी संख्या हर से परिमेयीकरण मानी जाएगी। तो इसका परिमेयीकरण कर लीजिए। यहां पर देखते हैं हम लोग, हमारे पास है 5 √12 धन √18 माइनस √30। ठीक है, यह है, और हर में हमारा है 2 √6। ठीक, इसको हम लोग परिमेयीकरण दोबारा करेंगे तो मतलब अब यहां पर संयुग्मी संख्या नहीं है, उसका हम चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, जब केवल हमारा द्विघात करणी हो तो हम उस करणी को ही अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। बात समझ आई? इस करणी को ही अंश और हर में गुणा कर लेंगे यदि द्विघात करणी है तो, और फिर इसे सरल करेंगे। सरल करने के बाद हमें जो मिलेगा वह त्रिपद द्विघात करणी का परिमेयीकरण कहलाएगा। तो गुणा करिए,
देखिए अंडर रूट 6 का इसमें गुणा करेंगे, ये 5 है ही, 12 में 6 का गुणा करेंगे यानी 12 गुणते 6, रूट रूट है इसलिए इसको एक साथ रूट में कर लिया, धन अंडर रूट 18 गुणते 6 माइनस 30 गुणते 6 पूरे बटे 6 का अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12। ठीक है, फिर आगे 5, अब इसको तोड़ लीजिए, 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणते 6 गुणते 6, धन 18 को लिख सकते हैं 3 गुणते 6, 3 18 और गुणते 6 है, माइनस 60 को लिख सकते हैं 5 गुणते 6 और ये गुणते 6 है। अब पूरे बटे 12, आगे देखिए 6 यहाँ से 6 एक एक जोड़ा बना लीजिए, वर्ग है, वर्ग ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और वर्गमूल से 2 जोड़े के साथ एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ से 6 निकालेंगे, यहाँ से 6 निकाल लेंगे बाहर करेंगे और यहाँ से निकाल के 6 बाहर करेंगे तो इस पूरे पद से हमारा 6 कॉमन हो जाएगा। जब 6 कॉमन होगा तो यहाँ पर 5 गुणा है तो 6 पंचे 30 मिलेगा, या कॉमन ले लीजिए तो 5 गुणते 6 हम कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा, यहाँ से हम वर्गमूल निकाल चुके हैं तो अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से बचा हमारा अंडर रूट 3 और माइनस यहाँ से बचा अंडर रूट 5। बात समझ आया? पूरे बटे ये है 12। अब 6 का नम 6, 6 दूनी 12, इन्हें काट देंगे तो मिलेगा हमें 5 बटे 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। यही हमारा क्या है? परिमेयीकरण है। और इस परिमेयीकरण को, इस प्रश्न का परिमेयीकरण करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का या हम लोग किसी भी दिए हुए करणी का परिमेयीकरण कर सकते हैं। ठीक, और उसके आंसर प्राप्त करेंगे। तो बात हम लोगों को समझ में आ गई कि किस प्रकार से किसी भी करणी का परिमेयीकरण किया जा सकता है। ठीक है, चल इसी आशा के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ करके उसके आंसर प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। थैंक यू।